हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ आपकी वही महत्वपूर्ण श्रृंखला का अगला पार्ट लेकर के, जो कि हमारा पार्ट 7 है, प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7। ठीक है, अभी तक हमने 6 पार्ट इसके देख लिए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपने सब उसमें देखे हैं। करंट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो भी आपने देख लिए। अब आपके 7वें पार्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम इस सेशन में इस चीज़ को देखेंगे। त्योहारों का सीज़न चल रहा है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद और इसी शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, पार्ट नंबर 7, जो कि हमारा घटना चक्र की टो सीरीज से। ठीक है, उसमें 10 सेट दिए गए हैं, 6 मैं करा चुका हूँ आपको, आज इसका 7वां पार्ट है। तो आइए देखते हैं कि आज के सेशन में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी साबित हो जाएंगे आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर है, उसको क्या कहते हैं? जो बॉर्डर लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैग्नीनाट रेखा कहते हैं, या फिर रेडक्लिफ या फिर सरक्रीक रेखा कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बॉर्डर से रिलेटेड, और हर सेट में कोई ना क्वेश्चन ऐसा आया है जो सीमा से संबंधित है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, दोस्तों, आप जो है सीमा से संबंधित क्वेश्चंस को जरूर लगा कर जाइएगा, चाहे वो भारत की सीमा से संबंधित सवाल हो या फिर उत्तर प्रदेश की सीमा से संबंधित सवाल हो। इन क्वेश्चंस को आप जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, आइए देखिए, इसको आप बताइए कि इसमें कौन सा आपका सही आंसर होगा। मैकमोहन होगा या मैग्नीनाट होगा या फिर रेडक्लिफ होगा या फिर सरक्रीक होगा। ठीक है, तो अब आप बताइए, इसका जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है बेटा, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, और जो आपकी मैकमोहन रेखा है वो किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में जो आपकी रेखा है वो कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में आपकी कौन सी रेखा है बेटा? ये आपकी मैकमोहन रेखा है। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो रेखा है उसे हम, ये किसके बीच में रेखा है? ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में बेटा। किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, और इसके बाद आपकी एक रेखा कौन सी बची? सरक्रीक रेखा। ये किसके बीच में है? सुना है आपने? बताइए। ये कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, ये क्या है? ये कच्छ के रण में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है। ठीक है, और ये एक विवादित क्षेत्र है। ये एक क्या है बेटा? ये एक विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, ये एक विवादित क्षेत्र है। खैर, इससे हमें नहीं मतलब है, हमें जो जवाब चाहिए था वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो क्या क्या कहलाती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेडक्लिफ। आपका मैकमोहन दिया है तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है। मैग्नीनाट जो है वो आपकी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? तो बेटा जो आपकी दिल्ली है वो जो है हरियाणा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। क्या करती है? दिल्ली जो है वो हरियाणा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर बच्चों, नहीं है पे बहुत फोकस मैंने आपको कराया है, इस चीज़ को ध्यान करके जाइएगा कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। कौन सी जो युग्म है वो सही नहीं है? घूम, जम्मू और कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश, ये मठ है। ये क्या है? भारतीय मठ है। ठीक है, रूमटेक, सिक्किम, हतवांग, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो आपका मठ है और किस राज्य में है। तो ये आपका कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। आपका ये बेटा गलत है। जो घूम है ये आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है,
दार्जिलिंग वाला एरिया इसका टच करता है। ठीक है, कौन सा एरिया? दार्जिलिंग वाला एरिया इसको टच करता है। तो जो घूम है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 72, 78, 70 या फिर 75? तो बेटा जो भारतीय संरक्षण अधिनियम है ये 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1972 में लागू किया गया था। ठीक है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 14 मार्च, 2 अक्टूबर या फिर 14 सितंबर? ये बहुत फेमस बात है, मतलब क्वेश्चन ही बहुत बड़ा आपका कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका कब मनाया गया था? ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपका प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो आपका पहला हिंदी दिवस वर्ष था वो कब मनाया गया था? जो पहला हिंदी दिवस था, जो पहला हिंदी दिवस था वो कब मनाया गया था बेटा? 1953 में मनाया गया था। कब मनाया गया था आपका? 1953 में मनाया गया था पहला हिंदी दिवस। ठीक है, अगला देखें। शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर कोलकाता? तो जो आपका शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय बेटा ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। थोड़ा तेजी से चलें क्योंकि ये हम आइडियाज़ लेने वाले क्वेश्चन हैं और हमें आ रहे होंगे तो 1 मिनट में हम कर लेंगे, नहीं आ रहे होंगे तो फिर इसमें कोई कितना भी समय दे ले हमें याद नहीं आएगा। ठीक है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप? हैवलॉक द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप, केरल या फिर गोवा? तो जो आपका हैवलॉक द्वीप समूह है बेटा ये कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है आपका? हैवलॉक द्वीप है। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी किताब R.K. नारायण द्वारा, फिर से वही गलती से बचिए, नहीं लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सी किताब R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, जंगल बुक या फिर द गाइड? तो ये भी उनके द्वारा लिखी गई है, ये भी उनके द्वारा और ये भी उनके द्वारा लिखी गई है। तो जो आपका सही जवाब है जो उनके द्वारा नहीं लिखी गई है ये बेटा कौन सी पुस्तक है? ये है आपकी जंगल बुक। ठीक है, जंगल बुक जो थी आपकी ये किसके द्वारा? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, रुडयार्ड किपलिंग द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, अगला देखिए। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का? तो बेटा इसको बिल्कुल भी समय गंवाए बगैर देखिए इसका सही जवाब क्या है? राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों? तो जो आपकी बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो क्या करती है? उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखती है। ठीक है, अगला। जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है, एक कारपोरेट टैक्स है या फिर एक नगर निगम कर है? तो आपका जो जीएसटी है वो क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जीएसटी आपका क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला देखिए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या फिर नई दिल्ली? तो जो आपका सिडबी का मुख्यालय है बेटा वो कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, अगला देखिए। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? हजीरा उर्वरक कारखाना आपके बेटा प्राकृतिक गैस पर है। किस पर है? प्राकृतिक गैस पर है। ठीक है, किस पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर आधारित है आपका हजीरा उर्वरक कारखाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आ गया मिलान करने के लिए। ठीक, अभी कल की परसों वाली क्लास में मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि जो पंचवर्षीय योजना है वो अगर किसी मॉडल पर है, किस मॉडल पर है इसका भी आपको याद रखना है। उसका मेन उद्देश्य क्या था और किन चीज़ों पे इस पंचवर्षीय योजनाओं ने
फोकस किया था। पहली ने किस पे किया था, दूसरी ने किस पे किया था, पहली किस मॉडल पे थी, दूसरी किस मॉडल पे थी, मेन उद्देश्य क्या था, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सुमेलित पंचवर्षीय योजना है, प्रयुक्त विकास मॉडल है। अब आपको अगर पता होगा तो सीधे सीधे लगा लेंगे आप। तो जो प्रथम आपकी थी वो किस पर थी, हैरोल्ड डोमर पे। किस पे थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी पहली। ठीक, और जो आपकी द्वितीय थी वो किस पे थी, महालनोबिस मॉडल पे थी। और आपकी तीसरी वाली किस पे थी, तीसरी वाली आपकी थी एस चक्रवर्ती मॉडल। ठीक है, एस चक्रवर्ती मॉडल। और जो चौथी थी फिर वो आपकी आ जाती है लास्ट ऑप्शन आपका अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, तो पहले का दूसरा, फिर तीसरा, किस हिसाब से चलेगा, दूसरा, सबसे पहले दूसरा, फिर चौथा, फिर आपका पहला और फिर आपका तीसरा। मतलब 2 4 1 3 कहीं पे भी आपको मिले 1 3 ये नहीं है, ये आपका 2 4 1 3 2 4 1 3, सीधे सीधे आप इसको आंसर करिए। ठीक है, सीधे सीधे इसको आप, पहली थी जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पे थी, दूसरी जो थी आपकी महालनोबिस मॉडल पे थी, तृतीय आपकी एस चक्रवर्ती मॉडल पे थी, और चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी अशोक रुद्र मॉडल पर थी। ठीक है, अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दूर दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है। तो बेटा ये अवतल लेंस का उपयोग करके जो है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अवतल लेंस का इस्तेमाल करके निकट दृष्टि दोष का जो समाधान है वो किया जा सकता, मतलब इसको सही किया जा सकता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब सबसे ले सकता है, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी या फिर आपका ओ नेगेटिव। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से समूह है जो सर्वग्राही होता है, मतलब सबसे ले सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपका जो है जो ए बी होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है। जो आपका ये होता है ये बेटा ये सर्वदाता होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सर्वदाता होता है, ये सबको दे सकता है और ये सबसे ले सकता है। ठीक, अगला फिर से वही आ गया आपका मिलान करने वाला। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका की रसोई, कोशिका की आत्मघाती थैली और कोशिका का मस्तिष्क। तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो कोशिका का जो बेटा पावर हाउस होता है वो आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, कोशिका की रसोई किसको कहते हैं, कोशिका की रसोई कहते हैं प्लास्टिड को। ठीक है, कोशिका की रसोई किसको कहते हैं, प्लास्टिड को कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली बेटा कहते हैं लाइसोसोम को कहते हैं। और कोशिका का मस्तिष्क जो होता है वो न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका की रसोई आपकी प्लास्टिड होता है, कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम और कोशिका का मस्तिष्क बेटा न्यूक्लियस। ऐसे ये तो मैच करने में, लेकिन अगर आपसे इसमें 4 प्रकार के प्रश्न अलग अलग अगर पूछना चाहे तो 4 तरीके के क्वेश्चन बना सकता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया। फिर कोशिका की रसोई किसे कहते हैं, ऑप्शन 4 दे दिए। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन। और कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो आपका 4 तरीके के इसमें अगर क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ लेता है तो इसमें आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या आएगा, आपका पहले आएगा बी आएगा, दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, ए आएगा, तीसरे नंबर पे आपका डी आएगा और चौथे नंबर पे क्या आएगा बेटा, सी आएगा। ठीक है, बी ए डी सी जहाँ मिले आपको, ए बी ये तो है ही नहीं, बी ए डी सी है, ये डी सी है, यहाँ सी डी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी ये भी नहीं होगा। अब इस पर देखें बी ए डी सी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए, विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त होता है, सेलुलोज, कोयला, तेल या फिर पेट्रो रसायन। तो जो आपका विस्कोस फाइबर होता है बेटा ये किससे प्राप्त होता है, सेलुलोज से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला देखिए, हास्य गैस किसको कहते हैं, हास्य गैस किसको कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में वो थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं।
तो हास्य गैस बेटा आपके कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। हास्य गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है। अनुच्छेद 301 के तहत एक अधिकार है शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो बेटा 301 के तहत एक अधिकार होता है आपका, वो होता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, किसका अधिकार होता है? संपत्ति का अधिकार होता है। तो जितने भी ये अनुच्छेद रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इनको आप जरूर अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 351 या फिर अनुच्छेद 355। तो जो आपका अनुच्छेद 49 है, ठीक है, ये इसके तहत ये सारी चीजें की जाती हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? मतलब आपातकाल लगाने का अधिकार किसको है? तो बेटा ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, अपने देश के राष्ट्रपति को है आपातकाल स्थिति घोषित करने की। किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राधाकृष्णन आयोग या फिर मोइली आयोग? ठीक है, तो ये जो आपका सरकारिया आयोग है बेटा, ये इसी ने इसकी संतुति करी है, इसका समर्थन किया। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? तो 74वां संवैधानिक संशोधन, 42वां या 39वां या फिर 10वां? तो ये किसने जोड़ा था? ये जोड़ा था आपके 74वें। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन। इसका मतलब आंसर नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर है। अगला देखिए, किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो ये जो अध्यक्षता की थी बेटा, ये की थी भूला भाई देसाई ने। किसने करी थी? भूला भाई देसाई ने करी थी। ठीक है। अब देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? ठीक है, पहले क्या आया? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा या फिर असहयोग आंदोलन? तो सबसे पहले तो बेटा उनका चंपारण ही हुआ था। उसके बाद जो हुआ था वो था अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा, और उसके बाद जो था आपका ये हुआ था चौथे नंबर पे असहयोग आंदोलन। मतलब 1 2 3 4 ऑर्डर में ही लगा हुआ है। तो किसमें है? 2 3 4, 1 2 3 4। तो आपका ये वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप क्वेश्चन में ही ऑर्डर में लगा हुआ है। अगला, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? CR सूत्र दिया? CR दास ने, तिलक ने, C राजगोपालचारी ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो जो CR सूत्र दिया था बेटा, ये किसने दिया था? C राजगोपालचारी ने। ठीक है, C राजगोपालचारी ने हमें क्या दिया था? CR सूत्र दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ठीक है, अफगानिस्तान, जर्मनी, सिंगापुर या तुर्की में? तो ये आपको आंसर बताना है कि कहाँ पर ऐसा हुआ था, तो ये बताइए आप। ठीक है, तो ये हुआ था आपके अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में हुआ था। और कब हुआ था? ये 1915 में। ठीक है, कब हुआ था? 1915 में अफगानिस्तान में। अगला देखिए, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? कर्जन, क्लाइव, क्लिंट या फिर कॉर्नवालिस? तो ये शुरू किया गया बेटा लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान। ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया। अगला देखिए, त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? सिख, ज्यूज, बौद्ध या मुस्लिम? तो त्रिपिटक बेटा किसकी है? ये बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें हैं? बौद्ध धर्म की है। ठीक है, किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? कॉलिन मैकेंजी, DC सरकार,
अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर एम.एस. वत्स। तो 1870 में अशोक के शिलालेखों का एक जो सेट तैयार किया था या प्रकाशित किया था वो किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। किसने किया था बच्चे? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक, अगला देखिए, हुमायूं नामा किसकी रचना थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार है। तो ये था गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया? अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या फिर रोहिलों ने? ये आपको बताना है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था। बताइए फटाफट इसका आंसर, किसने हराया था? ये हराया था आपके अफगानों ने। किसने हराया था? अफगानों ने हराया था। ठीक है। अगला देखिए, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? न्यूयॉर्क तथा सिएटल, लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक या फिर तिरुवनंतपुरम तथा गुवाहाटी या फिर पर्थ तथा सिडनी? ये आपको आंसर बताना है। तो ये आपकी किसको जोड़ती है? ये आपका आंसर नंबर बी, लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। इसका आंसर हो गया 34 नंबर का सही है। ये कौन सी है? ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, ये क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला देखिए, राष्ट्रीय उद्यानों उनके स्थानों के संदर्भ में निम्न कौन सा युग्म सही है? गिर राजस्थान, कौन सा सही है बताना है? रणथंबोर महाराष्ट्र, कीबुल लामजाओ मणिपुर या साइलेंट वैली कर्नाटक? तो बाकी तो सारे गलत ही हैं। तो आपका सही क्या है? सिर्फ कीबुल लामजो जो है आपका, ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है। अगला देखिए, स्वेज नहर किसको मिलाती है? लाल सागर व अरब सागर, लाल सागर व भूमध्य सागर, अरब सागर व भूमध्य सागर या उत्तरी सागर या फिर बाल्टिक सागर? तो बेटा जो स्वेज नहर है वो आपकी मिलाती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। किसको मिलाती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर कर्नाटका? तो जो आपका हीराकुंड बांध है बेटा वो कहाँ पर है? ये बांध जो है आपके ओडिशा में है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है आपका ओडिशा राज्य में है। ठीक, अगला देखिए, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा? तो किसी भी स्थान का जो मानक समय निर्धारित होता है बेटा वो किससे होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा से होता है। ठीक है। अगला देख लो, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? 1947 में बंगाल के विभाजन, 1905 में बंगाल के विभाजन, 1921 के असहयोग आंदोलन या फिर 1947 में पंजाब के विभाजन? तो बेटा स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? ये संबंधित है 1905 का जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद ये आंदोलन चलाया गया था उसी टाइम पे। ठीक है। देश और राजधानी जॉर्जिया, स्विट्जरलैंड, घाना, यमन, बर्न, अक्रा, तिब्लिसी या फिर साना? ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? पहले का आपका जॉर्जिया का क्या है? तिब्लिसी है राजधानी, देश और इसकी राजधानी। ठीक है। स्विट्जरलैंड की आपकी हो गई बर्न। अब आपकी बची कौन सी? घाना। घाना की कौन सी हो गई? आका। और यमन की हो गई साना। तो इस हिसाब से कौन सी हो गई? 3, पहले नंबर पे 3, फिर 1, फिर बेटा 2 और फिर 4। तो मतलब 3 1 2 4 कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 नहीं, 2 3 4 1 नहीं, 3 1 2 4। हाँ जी सही है, 3 1 2 4। तो आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला देखो, सिनोनिम्स बताना है आपको। फाइनल, फाइनल का क्या मतलब होता है? खत्म, एकदम बात फाइनल हो गई, बिल्कुल अंतिम परिणाम पे आ गए। ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंक्लूडिंग हो जाएगा। कंक्लूडिंग का भी मतलब होता है कि सब कुछ खत्म हो, लास्ट का परिणाम आ गया, ये कंक्लूड, ये निष्कर्ष आ गया। ठीक है। फिर क्या है? गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है? कि जो एक अच्छी वो चीज़ें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, समझ गए, उसका होता है ये गुडविल। गुडविल के लिए
सद्भावना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हॉस्टिलिटी हो जाएगा। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है, द्वेष होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी के प्रति अच्छा चीज, अच्छा प्रेम रखना, और हॉस्टिलिटी का मतलब होता है किसी के प्रति द्वेष रखना, बुरी भावना रखना, ठीक है। ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसे भगवान के होने पे भरोसा नहीं होता तो बेटा वो एथीस्ट कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, डायरेक्ट आंसर है कि जो भगवान पे भरोसा नहीं करता, या भगवान की उपस्थिति पे भरोसा नहीं करता, या भगवान है या नहीं मानता, तो वो क्या होता है, एथीस्ट होता है, मतलब नास्तिक होता है, ठीक है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, ठीक है बच्चों, इसे जरूर ध्यान देख के जाना, नहीं वाला। अभिराम अविराम, इसका अर्थभेद क्या है, नहीं है पूछा है। अभिराम अविराम, स्थिर लगातार, आदि आदि मतलब आरंभ और अभ्यस्त, अचल अंचल, ये सही है। अयस अयस, ये भी सही है। अयस का मतलब ये, और अयस का मतलब लोहा। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है। अब आप बताएं लगातार ध्यान से, तो आपका ये जो है आंसर वो गलत है, ठीक है। यही आंसर जो है आपका गलत है। अब आपको बताना है, अभिराम का मतलब होता है बेटा मोहक, क्या होता है, मोहक, ठीक। और अविराम का मतलब होता है बिना रुके, या कह सकते हैं कि लगातार चलने वाला, ठीक है। अविराम का मतलब क्या हो जाएगा, लगातार तुम्हारा चलने वाला सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, लगातार, ठीक है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, अभिराम और अविराम का, मोहक और लगातार, जो कि इसमें नहीं दिया है तो गलत हो गया, है ना। ये युग्म जो है वो गलत हो गया। अगला देख लो, अतियुक्ति कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, या फिर अयादि संधि, ये आपको बताना है बहुत ध्यान से। इसका मतलब होता है अति प्लस युक्ति। अतियुक्ति, इसका क्या मतलब होता है, अति प्लस युक्ति, ठीक है। तो इसमें कौन संधि होगी बेटा, इसमें संधि होगी यण संधि। इसमें कौन संधि होगी, यण संधि होगी, ठीक है। आगे देखो, आंख का पर्यायवाची है लोचन, पावक, प्रभा, वसन। तो लोचन आपका जो है बेटा आंख का पर्यायवाची होता है, ठीक। निष्क्लुष, ठीक है। निष्क्लुष का विलोम क्या होता है, निष्क्लुष का विलोम क्या होता है, इसमें से आपको बताना है, फटाफट जवाब दीजिए क्या होता है। तो इसका विलोम जो होता है बेटा वो कलुष होता है, ठीक है। निष्कलुष का विलोम जो होता है वो क्या होता है, कलुष होता है, ठीक। अगला, लाल पीला होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बेटा, बहुत गुस्सा होना। गुस्से में क्या हो गया आदमी, लाल पीला। तो सीधा जवाब है इसका, डायरेक्ट आंसर है, लाल पीला होने का मतलब होता है बहुत अधिक गुस्सा होना, या बहुत गुस्सा होना। आइए करंट के सवाल आ गए हैं डायरेक्ट आंसर वाले। सितंबर 2023 में 18वें जी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो आपका भी हुआ था हाल में ही शिखर सम्मेलन, वो बेटा कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। जो आपका 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है, चेतक, इंद्रजाल, प्रखर, या फिर प्रबल। तो बेटा इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल, ठीक है। क्या रखा गया है, इंद्रजाल। अगला देखो, सितंबर 2023 में नैसकॉम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, हितेंद्र दलाल, मनु गोयल, राजेश नाम्बियार, या फिर अनंत माहेश्वरी। तो बेटा जो नैसकॉम के नए अध्यक्ष हैं वो हैं आपके राजेश नाम्बियार। कौन है, राजेश नाम्बियार, ठीक है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई, या फिर जयपुर। तो बेटा ये कहाँ पे किया जाएगा, ये चेन्नई में किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है। अब बताइए कि देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ये बेटा बनाया जा रहा है आपके वाराणसी में। कहाँ बनाया जा रहा है, वाराणसी में, ठीक है। मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया, देश का
पहला राज्य कौन सा बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? तो बेटा ये आपका अपना उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक, अगला देख लो। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? लखनऊ, मथुरा, आगरा या फिर गोरखपुर? तो जो आपके उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी खोली जाएगी बेटा, वो कहाँ खोली जाएगी? वो गोरखपुर में खोली जाएगी। ठीक, अगला देख लो। सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत महेंद्रगिरी, क्या नाम है युद्धपोत का? महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये किया गया है बेटा आपके महेंद्रगिरी मझगांव डाक शिपयार्ड्स लिमिटेड में। ठीक है, किसमें? मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड में किया गया है युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण। ठीक है, अगला। अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई? राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़? महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना बेटा ये शुरू करा है कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट या जिस सतह पर लैंड हुआ है उसका नाम क्या रखा गया है? तो बेटा उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। जहां विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पर लैंड हुआ है ना, उसका नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। ठीक, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। तो बच्चे आज के सेशन में ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके स्टैंडर्ड को चेक करते हैं, अपना स्टैंडर्ड शो करते हैं और आपका स्टैंडर्ड चेक करते हैं कि अभी कहाँ कुछ कमी बाकी तो नहीं रहेगी। अगर आप सारे के सारे लगा ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आप सफलता की ओर चल रहे हैं। कुछ बचे रह जा रहे हैं तो आप अभी भी सफलता की ओर हैं, बस उस पॉइंट जिसको वो टच कर रहा है वहाँ आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिए, वो देख लीजिए कि कहाँ पे ऐसा है। अब समय बहुत कम रह गया है, अब आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी है, बस हड़बड़ा कर नहीं करनी है। जल्दी का मेरा मतलब है कि एक नज़र आप मार लीजिए। ठीक है, जो पॉइंट छूट रहे हैं अभी भी क्वेश्चन के हिसाब से, उन पॉइंट्स पर नज़र मार लीजिए। ठीक है, पेट का एग्ज़ाम आपका बहुत बेहतरीन होगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। ठीक है, आइए, जब अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो हमारी लास्ट की वही बातें हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पॉजिटिव कमेंट कीजिए, जिससे हमें और मनोबल मिल सके और आपके पॉजिटिव फीडबैक से हमारी टीम और प्रयास कर सके। मैं तो आपके साथ हूँ ही, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपके साथ पूरी तरीके से लगा हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माता रानी इस बार आपका सब कुछ अच्छा करेंगे। बहुत अच्छे परसेंटाइल, बहुत अच्छे नंबर के साथ आपका पेट एग्जामिनेशन संपन्न होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।